प्यारे बच्चों, भाग एक में हमने अपठित गद्यांश से पूछे गए पहले प्रश्न पर चर्चा की थी। आज हम अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से हमें इस पैराग्राफ पर नजर डालनी पड़ेगी। आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहां हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। अदरक वाली टेस्टी इंडियन टी इसके शौकीन हो गए हैं विदेशी। इसके अलावा भारत का जहां तक सवाल है, भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफी लोकप्रिय है। मथुरा, वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में, या और भी धार्मिक स्थानों पे, या और भी अन्य स्थानों पे देख लो, वो चाय जो कुल्हड़ में है वो बड़ी लोकप्रिय है। क्यों? मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सौंधी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते हैं। कुल्हड़ में चाय पीने का तो मजा ही अलग है, एक अलग तरह की खुशबू आती है। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। बहुत बड़ी बात है कि भारत की सिफारिश पर 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया है। याद रखने लायक बात। भारत ने मिलान में हुई अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय का योगदान, ये बात याद रखना, ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास के जो जुड़े लक्ष्य हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, कि कंटिन्यूअस जो डेवलपमेंट वर्ल्ड का करना है, उसके प्रति जो उनका एम है, लक्ष्य है, उसको पूरा किया जा सके, कि गरीबी दूर हो, अर्थव्यवस्था किसी ऊंचाई पर पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है कि 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्पादन बढ़ेगा चाय का, खपत बढ़ेगी। जब इसके लिए एक दिन मुकर्रर कर देंगे, उस दिन एक्टिविटीज होंगी, तो लोगों में नई प्रेरणा आएगी, इसके प्रति जागरूक होंगे, हाईलाइट होगी चाय। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, कि संसार जागरूक हो चाय का इतिहास और उसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व। इस दिन का लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में, यानी कि चाय का स्थायी उत्पादन बढ़ेगा, ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, परमानेंट प्रोडक्शन होगा, और इसकी खपत भी बढ़ेगी। तो उसके लिए जो गतिविधि, एक्टिविटीज लागू होंगी और सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देगा, उसका परिणाम ये होगा कि भूख और गरीबी से लड़ने में इसका महत्व लोगों को पता लगेगा। भूख और गरीबी का मतलब कि जैसे कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं, कितने लोगों को आजीविका मिलती है, कितने लोग इसकी खपत करते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। इसके औषधीय गुण को मान्यता दी है कि वाकई इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, मतलब औषधि की तरह भी चाय काम करती है, और सांस्कृतिक महत्व, इसको उसने मान्यता दी। तो इसका एक बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। जहां तक विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादक हैं, उनमें 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका शामिल है। जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, याद रखना, तीसरे पर कीनिया और चौथे पर श्रीलंका है। और इन 4 देशों की विश्व के कुल चाय उत्पादन में 75% हिस्सेदारी है। भारत विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। लेकिन असम भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में लगभग
13,000 चाय बागान हैं जो 60 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं। यानी 60 लाख से अधिक लोगों को, श्रमिकों को, मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है, प्रमुख साधन है। और चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, इसलिए भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, श्रमिक बहुत ज्यादा है, जनसंख्या भारत की बहुत ज्यादा है जमीन के अनुपात में। चाय की चुनाई के लिए, यानी चाय के पत्तों को चुनने के लिए ज्यादा मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय की पत्तियां 1 बाय 1 एक एक करके तोड़ी जाती है, जिनसे कोमल पत्तियां नष्ट ना हो। मुट्ठी भर की गट्ठी तोड़ेंगे तो नष्ट हो जाएंगी, नुकसान होगा। अपनी कोमल अंगुलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती हैं, क्योंकि स्त्रियों की अंगुलियां कोमल होती हैं, चाय की पत्तियां भी कोमल होती हैं, तो वो मुरझाए ना, खराब ना हो। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप में हो या बारिश में, उन्हें खड़े रहना पड़ता है। और तो और आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं जहां वे चाय की पत्तियों को चुनते हैं। तो मैंने एक बार इसको पढ़ा, बीच बीच में टिप्पणियां की, वहां कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। वहां आपने खुद 1 या 2 या 3 बार, जितनी बार आप टाइम निकाल सकें या शुरू में जो समय मिलता है उसका यूज कर सकें, तो आपको ये स्वयं समझना है। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को समझाया, उस तरह से आपको वो 2-3 बार पढ़कर उसको अच्छी तरह से समझना है, फिर आप उसमें से उत्तर छांट सकते हैं। भाग 1 में हमने पहले क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था, आज हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है, क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सौंधी खुशबू होती है, सीधा सीधा सौंधी खुशबू होती है, उसमें लिखा हुआ है। लाजवाब स्वाद होता है, ये भी लिखा हुआ है। बहुत महंगी होती है, ये नहीं लिखा हुआ, और ना ही महंगी होती है। आसानी से उपलब्ध है, ये तो कोई बात नहीं हुई कि कुल्हड़ वाली चाय का आसानी से उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है। तो पहले 2 विकल्प सही हैं, तो देखो कहाँ है। देखें, विकल्प 1 में कथन 1 और 2 सही हैं, तो इसका मतलब यही विकल्प सही है। तो फर्स्ट विकल्प इसका सही उत्तर है। अब हम ग पर आते हैं। नीचे दिए गए कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित यानी मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में आपने देखा क्रमशः लिखा हुआ, तो चीन का नाम सबसे पहले था, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, उसमें लिखा हुआ है असम, साफ लिखा हुआ है, तो असम से जुड़ेगा ये। और विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश, पहला चीन है, दूसरा भारत, उसमें क्रमशः में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखो, चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, तो भारत दूसरे नंबर पे, चीन पहले नंबर पे, तो वहीं से आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो क्रम क्या बना, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, तो 2, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, 3, तो 2, 3, 1, तो कहां है 2, 3, 1, ये रहा 2, 3, 1, सेकंड विकल्प, तो ग का सेकंड विकल्प है। सेकंड विकल्प मतलब 2, 3, 1 छांटे जाएंगे, तो सेकंड विकल्प इसका सही उत्तर है। अब ये तो एक एक नंबर के प्रश्न थे, बहुविकल्पीय। अब लघु, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंकों का है, तो 2 लाइन काफी है, या समझे कि 2 वाक्य काफी है। बाकी आप अपना समय देख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा समय किसी एक प्रश्न में गंवाएं, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दें, ज्यादा समय नष्ट ना करें, समय वैसे भी कम है। राइटिंग का भी ध्यान देना है, समय नष्ट करोगे तो राइटिंग भी जाएगी, क्वेश्चंस भी जाएंगे। इसलिए 2 नंबर का मतलब 2 वाक्य काफी है, लेकिन हम कई वाक्य पर चर्चा कर लेंगे।
आप उनमें से कोई भी दो वाक्य ले लेना। चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है? सोचो। करोड़ों लोग, आप ध्यान से देखिए कैसे छांटना है। 60 लाख से, भारत में ही 60 लाख है तो विश्व में करोड़ों लोग हुए। इसका मतलब चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है? भूमिका यह है खपत और उत्पादन बढ़ाने में कि नंबर 1, करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं। नंबर 2, जिससे उन सब का फायदा हो, उन करोड़ों लोगों का, उनकी भलाई हो सके, तो इसके लिए जागरूकता फैलानी जरूरी है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसी कारण कि चाय की खपत और चाय की मांग बढ़े, तो इस पर जोर डालने में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस की भूमिका है। 3 पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। अंगा पर आए। चाय एक श्रम आधारित उद्योग है। कैसे? श्रम, बिल्कुल यूं का यूं आपको आंसर इसमें मिल जाता है। ये देखिए कि चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप में हो या बारिश में। एक पॉइंट मिल गया। उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं जहां वे चाय की पत्तियां चुनते हैं। दोनों पॉइंट मिल गए। ऐसे ही विश्व में भी उनको कई किलोमीटर तक पैदल चल के जाना ही होता होगा, और ये बात भी पूरे विश्व पर लागू होती है कि चाहे चिलचिलाती धूप हो या बारिश हो, तो उन्हें काम करना ही पड़ता है। तो ये एक श्रम आधारित उद्योग है जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन ये 2 पॉइंट इसी में ही मिल गए। तो 2 पॉइंट्स और 2 अंक, 2 नंबर। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को, अब था गद्यांश 7 नंबर का, 11122, 7 नंबर। अब है काव्यांश 7 नंबर का। ये भी इसी तरह से है। कोई भी काव्यांश आ सकता है। आपने आज तक इतनी कविताएं पढ़ी होंगी, उनको समझा होगा, वो सारा ज्ञान यहां पर काम आएगा कि एक अपरिचित कविता या पद्यांश आपके सामने है, आपको उसे खुद समझना है, खुद उसके उत्तर छांटने हैं, प्रश्न को समझना है। उसी में से आप गद्य के रूप में कैसे वाक्य बना सकते हो, ये अब आपकी आज तक के ज्ञान पर निर्भर है। तो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर, आपको वैसी पहचान होनी चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर का अगर कोई टुकड़ा आ जाए कविता का, तो आप पहचान सको, क्योंकि वो ऐसी कविता लिखते हैं, जोशीली। एक उदाहरण देता हूं मैं, क्योंकि वहां कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को दिमाग में रखें। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों से सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। तो इस तरह की ललकारने वाली उनकी कविताएं होती हैं। ये भी देखो, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, यहां तक तो मैं व्याख्या कर रहा हूं, वहां आपने कोई भी पैराग्राफ आ जाए, बार बार पढ़कर आपने स्वयं पहचानना है कि उसका अर्थ क्या है। तो इसकी व्याख्या मैं कर देता हूं। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पुरुष होकर अशंक वह लूट रहा, देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमलवन में भी कुंजर धूप मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं।
और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। तो मैंने केवल एक बार इसका वाचन किया है, आपको स्वयं वाचन करना है और उसकी अर्थ की गहराई तक जाना है। जैसे ये देखो, मैं व्याख्या करता हूं। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा है, पांडवों की सारी सेना पर टूट रहा है। ध्यान रहे, कर्ण तब तक युद्ध में नहीं उतरे थे जब तक भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे। भीष्म पितामह उनका तो पौत्र था, तो इसलिए वे अर्जुन को कभी नहीं, पांडवों को कभी नहीं मारते, सेना को काटते रहते थे लेकिन उनको कभी नहीं मारते, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, तो उनका भी उनके प्रति प्रेम था, तो वो भी पूरी ताकत से उनसे नहीं लड़ते थे। लेकिन कर्ण के साथ ये बात नहीं थी। लेकिन कृष्ण ने चालाकी से कर्ण को हालांकि बता दिया था कि पांडव उसके भाई हैं। तो दुर्योधन तो बेताबी से कर्ण की इंतजार कर रहा था कि कब कर्ण आएगा, क्योंकि वो जानता था कि दुर्योधन और भीष्म पितामह कभी पांडवों का वध नहीं करेंगे। तो इसलिए चार महारथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन, ये सब एक से बढ़ के एक थे। तो कर्ण तो महारथी था, अर्जुन की टक्कर का था। तो ललकारते हैं अर्जुन को जानबूझकर कृष्ण, कहते हैं अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पुरुष होकर अशंक वह लूट रहा। पांडवों के पुरुष को वह अशंक होकर, बिना शंका बिना डर, निडर होकर उनके पुरुष को लूट रहा है। कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, काटता जा रहा है वो पांडव सेना को। देखो जिस तरफ भी देखो उसके ही बाण दिखाई देते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। जिधर देखो ऐसा लगता है जैसे केवल कर्ण हुंकार रहा है, चारों तरफ केवल उसकी हुंकार सुनाई पड़ती है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, कितनी करालता है, कितना भयानक दृश्य है ये। क्या लाघव है, क्या कुशलता है उसमें, कितना पौरुष है, क्या पुरुषत्व है उसमें, क्या वीरता है, बहादुरी है। कैसे कैसे प्रहार करता है, कोई बचता नहीं है उसके प्रहार से। किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समरवन में विहार। ये वीर द्विरथ, द्विरथ यानी हाथी, कितने गौरव से, घमंड से ये वीर जैसे हाथी की तरह से समर वन में विहार कर रहा है। समर यानी युद्ध, युद्ध रूपी जंगल के अंदर विचरण कर रहा है, उसे कोई भय नहीं है, जैसे हाथी घूम रहा हो निशंक होकर, निडर होकर। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। जो व्यूह पर व्यूह कितने भी बना रखे पांडवों ने, फटते जाते हैं, उनको काटता चला जाता है। और जो संग्राम, महासंग्राम, ये महायुद्ध है, ये उजड़ता जाता है। ऐसा लगता है जैसे उजाड़ दिया है उसने, एक तरफा युद्ध हो गया है। ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। अरे कमल के फूल के कमल के जंगल में कुंजर यानी हाथी, हाथी भी ऐसी धूम नहीं मचाता होगा जैसे कि कमल की तरह कोमल ये सेना है और उसको काटता जा रहा है। और हाथी जैसे उसमें धूम मचा देता है, ऐसे हाथी की तरह से निशंक निडर होकर ये धूम मचा रहा है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। अरे ये पुरुष रूपी शेर, इसका युद्ध देखकर मेरे तो नेत्र निहाल हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। देखता रह गया हूं कि गजब। कुछ बुरा ना मानो, कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। अगर बुरा ना मानो तो एक चिरगूढ़, लंबे समय तक याद रखने वाला, या लंबे समय तक मेरे मन में जो था एक गहरा वचन मैं तुमसे कहता हूं। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं। मैंने तेरी भी खूब युद्ध देखे हैं, कर्ण के भी देखे हैं, मैं जानता हूं दोनों का बल। लेकिन मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं।
लेकिन मैं मन ही मन इसको तेरे से बड़ा वीर मानता हूं, बुरा मत मानना, तुझसे बड़ा वीर। हालांकि ये बात ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कही हुई है। महाभारत में हो सकता है इस बात का उल्लेख ना हो कि कर्ण ज्यादा, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि इनमें बराबरी की टक्कर थी। जब एक युद्ध में उसने इन सभी को दिव्यास्त्र चलाकर नींद में ला दिया था, फिर सबके वस्त्र उतार लिए थे, तो बड़े बड़े महावीर अर्जुन के सामने हार गए थे, लेकिन उसने दिव्यास्त्र चलाया था, उसकी आवश्यकता थी। लेकिन अब देखो, कर्ण ने जब सूर्यास्त होने लगा तो अर्जुन को ऐन वक्त पर कि सूर्यास्त होने लगा है, अर्जुन को छोड़ दिया था। लेकिन अगले दिन श्री कृष्ण थे, उन्हें तो न्याय की रक्षा करनी थी। जब उसका रथ का पहिया धसा तो उसको निकालने के लिए जब नीचे उतरा कर्ण, तब कहा ये मत देखो अर्जुन। कृष्ण ने कहा मार दो, क्योंकि हमें न्याय की रक्षा करनी है। और जब अभिमन्यु अकेला था, जब सारे महावीर इकट्ठे होकर टूट पड़े थे, तब न्याय कहाँ गया था, तब नियम कहाँ गए थे। इसलिए नियम की परवाह मत करो, नियम तो टूट चुके हैं। तो इसलिए फिर उस समय मौका लग गया और उस समय अर्जुन ने कर्ण को मारा। तो इतना बड़ा महावीर था। और फिर आप जानते ही हैं कि कर्ण ने कृष्ण ने चालाकी से उनके जो कवच उसको मिले हुए थे, उनको दान के जरिए वेश बदल कर वो ले लिए और उनकी शक्ति भी घटोत्कच पर चलवा दी। तो दो इतने जिनके जरिए वो अर्जुन को आसानी से मार सकता था, वो पहले ही छीन लिए थे। और फिर ऊपर से जब रथ का पहिया धसा, तब उसको मरवाया, क्योंकि वो जानते थे कि उसको मारना आसान नहीं है। तो इसलिए वो मन ही मन उसको अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते थे। और देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूं मन में। ओ का मतलब और ये चरम वीरता देखकर आज तो मैं मन में सोचता हूं यही कि है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में, कि क्या ऐसा कोई है जो इस अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, ये जो धनुर्धर है, जिसके बाणों की किसी के पास काट नहीं है, क्या इसको कोई जीत सकता है। तो इस तरह से मैंने व्याख्या की है। वहां जो आएगा वहां आपको स्वयं पहचानना है। आपने आज तक कितनी कविताएं पढ़ी और समझी होंगी, इसको भी समझा, तो इसी तरीके से आप उसको भी समझेंगे, मुझे आशा है 28 तारीख को। तो फिर आप विकल्प छांट पाओगे, प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसी में देख लो आप, बिल्कुल इजी होता है छांटना। इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है, बिल्कुल आसान हो गया। कृष्ण प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी, कर्ण की। तो उत्तर कृष्ण कर्ण की प्रशंसा, ज्यादा सोचना ही नहीं। क का सेकंड, क का सेकंड कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। सीधा इसको छांट लो, ज्यादा समय नहीं नष्ट करना, क्योंकि समय उतना होता नहीं है। प्रश्न पत्र बड़ा लंबा होता है। पहली बार तो नहीं, कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन असली बोर्ड में तो पहली बार बैठोगे ना। कोई टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि पूरे साल का जो स्मरण किया हुआ है, याद किया हुआ है, अगर आपने टेंशन की तो दिमाग बड़ा नाजुक होता है, भूलने लगता है। तो इसलिए रिलैक्स होकर, कुछ भी हो जाए, आपका तो कर्तव्य कर्म करना है, फल की इच्छा करना नहीं है। कृष्ण ने भी तो यही गीता में उपदेश दिया था। तो नो टेंशन, इजी होता है। एक अपनी तरफ से आप डू योर बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। अपनी तरफ से अधिकतम अच्छा करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, लेकिन अच्छा ही होगा। ख, कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है। युद्ध को पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, पांडव सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। ये तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं आया है। समर क्षेत्र में केवल उसके बाण दिखाई दे रहे थे, आया है। पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, आया है। समर क्षेत्र में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही थी, आया है। तो ये तीनों सही है, पहला, तीसरा और चौथा है। देखो किसमें है, फोर्थ में है, तो विकल्प फोर्थ इसका सही आंसर है।
ग देखो, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई। बिल्कुल सही दे रखा है। कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था। बिल्कुल यही कारण है। तो इस कथन का यही कारण बनता है। तो सीधा देख लो कि कहाँ है। तीसरे में देखो, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो सीधा सीधा तीसरा दिखाई दे रहा है, आपको ज्यादा सिर मारने की जरूरत नहीं है। तो ग का तीसरा। फिर आप घ में आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया, वो हम चर्चा कर चुके हैं। ये बताया कि वो अर्जुन और कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, दोनों के बल से परिचित हैं, किंतु मन ही मन वो कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते रहे हैं। सीधा दो वाक्य, दो नंबर। अंग, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे? वे सोच रहे थे कि क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके। दिया हुआ उसमें आया था, समझाया था, और उसको युद्ध में पराजित कर सके, कोई ऐसा है? तो ये दो वाक्य हैं, तो दो नंबर के हैं। तो इस प्रकार अपठित पद्यांश भी मुश्किल नहीं होता। दो तीन बार उसको अच्छी तरह से पढ़ें, मनन करें, आसान होता है। ये भी आसान था, और चुनना और विकल्प चुनना बिल्कुल आसान होता है। तो नोटेशन खंड क पूर्ण हो गया है। अब हम पार्ट 3 में खंड ख पर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको शुभकामनाएं। 28 तारीख को जो पेपर हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही तीसरा भाग भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।